हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका साइंस जो साउंड चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप इत्मीनान से ज़रूर देखें, हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको पूछ भी ले। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग 30 क्वेश्चन को देखते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है वेव ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली। जो हमारा वेव होता है दोस्तों, जो हमारा वेव होता है ये सिर्फ ट्रांसफ़र करता है कैसे, वो पूछा है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एनर्जी को ही सिर्फ वो क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है। तो वेव में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एनर्जी। तो वेव क्या एक एनर्जी का ही फॉर्म है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया एनर्जी। चलिए, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। बोला है फॉर्मेशन ऑफ रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जो बुलबुले हैं, पानी के जो बुलबुले होते हैं, कहने का ये मतलब है कि पानी के बुलबुले, जो है वो पानी पे जो बनता है वो किसके वजह से, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, तो वो एक एग्जाम्पल है वेव मोशन का। वेव मोशन का एक एग्जाम्पल है बुलबुला बनना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वेव मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, याद रखिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इज़ 25 एच इट्स टाइम पीरियड विल बी। एक फार्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, आवर्त निकालना है, तो आवर्त जो होता है वो 1/f होता है। आवर्त निकालने के लिए फार्मूला है टी इक्वल टू, टी का मतलब है आवर्त, पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। इस फार्मूला के रेफरेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, आप देखिए जरा सा। टी का वैल्यू है हमारा कितना, वो निकालना है। तो टी का टी रख दीजिए। टी इक्वल टू 1/f। एफ का मान कितना है, फ्रीक्वेंसी 25 एच दे रखा है, तो नीचे लिखते हैं 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.04 एच। और हर्ट्ज बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। तो 0.04, सॉरी यहाँ पे तो हमें टाइम पीरियड बोला था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टी निकालना जैसे कि हमने, तो 1/25 किया। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ गया कितना, 0.04। और टाइम पीरियड क्या होता है, सेकंड में होता है ऐसा यूनिट, तो 0.04 सेकंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू वेव्स, याद रखिए, टू वेव्स इन एयर हैव वेवलेंथ रेशियो 1:3। मतलब दो वेव्स हैं, इसका जो रेशियो है वो कितना है, 1:3। तो बोला है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। याद रखिएगा उससे पहले एक चीज़ कि अगर मान लीजिए ये मैं बनाता हूँ साउंड वेव, मान लीजिए अगर यहाँ चीज़ कोई चीज़ है, ये है यहाँ पे, अगर फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ जो होता है हमारा, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ घटता है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रहा है तो वेवलेंथ क्या है हमारा, तो हमारा वेवलेंथ बढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं इसको, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी जब घट जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, ये एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस कंडीशन को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वेवलेंथ अगर 1 है और 3 का रेशियो है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वेवलेंथ का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो सिंपली इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3:1। तो देखिए 3:1 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। द बोला है द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 66 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 66 मीटर। तो लेमडा कितना दे रखा है आपको, 66 मीटर दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, इतना दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है ना। तो ये ये जो है 330 मीटर पर सेकेंड है। आपको क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए। तो क्या होगा इसका फार्मूला, देखिए एक फार्मूला होता है इसके लिए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप करेंगे जो हमारा ये वेलोसिटी है, तो v अपॉन
लैम्डा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप 330 को ऊपर रख लीजिए और लैम्डा का वैल्यू है 66। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग SZ से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 5 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा फार्मूलाज पता होना चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्लैपिंग ऑफ आवर हैंड्स प्रोड्यूसेस। मान लीजिए जब हम अपने हैंड से जब हम क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो वहाँ पे उस समय क्या होता है, दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड जो है, जो हम साउंड कह रहे हैं, साउंड होता है हमारा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है कि नहीं, साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन लाइट हमारा क्या है, लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्सल वेव है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, पल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आयाम जिसको बोलते हैं, पल्स। देखिए एक होता है इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए, जैसे मैंने आपको एक वेव दिखा रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो और अगर आपसे वेवलेंथ पूछे तो वेवलेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से, ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पल्स जनरेट होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है लाइट वेव इज़ एन एग्जांपल ऑफ। लाइट वेव जो है, मैंने आपको बताया कि लाइट कौन सा वेव है, वो लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है, ऐसा लाइट का वेव होता है। लेकिन साउंड का क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, क्योंकि वो एयर के पार्टिकल्स को आगे इस तरह से ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड। लेकिन लाइट है हमारा ट्रांसवर्सल वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट दोनों है, देखिए दोनों दे दिया, तो हम लगाएंगे बी और सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है लाइट, ट्रांसवर्स वेव भी होता है लाइट। ठीक है ना, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोला द वेव प्रोड्यूस्ड इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो जो वाटर है, जो पानी के अंदर वेव हमेशा बनता है, आपको पता होना चाहिए। साउंड वेव बनता है, और साउंड वेव जो होता है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होता है। जैसे सोनार एक हमारा डिवाइस होता है ना, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रिसर्च एक होता है ना सोनार, जो जैसे समुद्र में पनडुब्बियाँ, जैसे मान लीजिए पनडुब्बियाँ हैं, तो वो नीचे भेजती है, साउंड वेव पे वो काम करता है। ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ अगर नीचे में ऑब्जेक्ट है तो उससे टकरा के कितने टाइम पीरियड पे वो आ रहा है रिटर्न, इस हिसाब से पता लगाया जाता है कि कोई नीचे चट्टान है या कोई चीज़ है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ वेव मोशन, थोड़ा सा कर लेता हूँ, क्या बोल रहा है पढ़ता हूँ मैं। बोला इन अ वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन द वेव इज। देखिए वेव प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा ना समझें कि ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। ठीक है, प्रोपेगेशन में बोला तो इस तरह का बात किया जा रहा है। ठीक है, आप लॉन्गिट्यूडनल वेव ना समझे इस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है ये वाला हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इन अ वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन द वेव इज। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल। जो मैकेनिकल वेव है वो ट्रेवल कर सकता है इन अ मीडियम बट नॉट इन अ वैक्यूम। मतलब मैकेनिकल वेव हमेशा उसको मीडियम का ज़रूरत होता है। तो याद रखिएगा, एम से होता है हमारा मैकेनिकल और एम से होता है मीडियम। सिर्फ मीडियम में ही वो ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में ये वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला वेव्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस। वेव्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे जो वाटर का सरफेस है उस पर जो वेव फॉर्म होता है, जैसे पानी, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से जो लहर होता है, तो वो कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। पानी बोल दिया तो वहाँ पे पानी के सरफेस पे जो आप देखते हैं इस तरह से लहर जो है, तो वो वेव कहलाता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, तो ये तीनों गलत, ट्रांसवर्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साउंड वेव्स आर। साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है कि नहीं। साउंड वेव क्या होता है, कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मतलब ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा एक सही है।
तो बोथ लाइट एंड साउंड्स आर लॉन्गिट्यूडनल, गलत है, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, देखिए लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो गया। बोला बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स, लाइट वेव तो ट्रांसवर्स है लेकिन साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बचता है ये, यही है, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इको इज़ अ टाइप ऑफ, इको क्या होता है? देखिए इको जैसे मान लीजिए आपका आवाज़ गूंजना, जैसे आप किसी पहाड़ी एरिया पे चले जाइए, जैसे मान लीजिए पहाड़ी वाला एरिया है और आप अगर कुछ बोलते हैं, जैसे आप बोलिए कोमल कोमल कोमल, तो 5 बार आता है आवाज़, उसको एको बोलते हैं, मतलब आवाज़ का टकरा के वापस आना। आप मतलब आपका जो वॉइस है, आपका साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आना, तो उसको एको बोलते हैं। तो बोला एको जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड है, रिफ्रैक्टेड साउंड है, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड साउंड को एको बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड को एको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है टू हियर डिस्टिंक्ट एको, मतलब टू हियर डिस्टिंक्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए एको को सुनने के लिए। मान लीजिए मैं एक यहाँ पे दीवार बना देता हूँ, ठीक है, ये एक दीवार है हमारा, ये एक दीवार है और यहाँ पे आप मान लीजिए खड़े हैं, आपको अगर अपना एको सुनना है, आप ताली मार रहे हैं, ठीक है, दोनों हाथ से, तो कितना डिस्टेंस एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आप एको सुनाई देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 16.5 मीटर लगभग होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको 17 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 17 मीटर आंसर हो जाएगा। लगभग 16.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपको एको सुनना है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए देखते होंगे सिनेमा हॉल्स जो होता है, सिनेमा हॉल्स में जो होता है डिस्टेंस लगभग स्क्रीन से पूरे कितना रहता है, 17 मीटर तो होता ही होता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिफ्लेक्ट साउंड बेटर, साउंड को बेटर रिफ्लेक्ट कौन करेगा? याद रखिएगा जो एक होता है थर्मोकॉल, थर्मोकॉल क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एको को रोकता है, ठीक है। थर्मोकॉल क्या करता है, ये जो है साउंड को रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है, इसलिए जो स्टूडियो होता है, जैसे यूट्यूबर सब भी यूज़ करते हैं, देखते होंगे एक फॉर्म होता है उन लोग के पास, एकॉस्टिक ऐसा कुछ दीवार में वो लगा देते हैं, एकॉस्टिक कुछ होता है, ठीक है, तो जिससे वो साउंड को रिफ्लेक्ट होने से रोकता है, एको नहीं जनरेट होता है, ठीक है। तो थर्मोकोल हो गया, या चादर लगा दिया जाता है, अगर आपको मतलब एको को रोकना है तो दीवार पर क्या करिए, चादर कॉटन का कपड़ा कुछ लगा दीजिए चारों तरफ, तो आपका आवाज़ क्या हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, आप आवाज़ गूंजेगा नहीं। तो थर्मोकोल क्या करता है, आवाज़ को रोक देता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। कर्टन मेड फ्रॉम क्लोथ, जो पर्दा है वो भी क्या करता है, आवाज़ को रिफ्लेक्ट होने से रोक देता है। पेपर कम है लेकिन स्टील सबसे ज़्यादा एको होने के लिए अलाउ करेगा। तो क्वेश्चन भी यही बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिफ्लेक्ट साउंड बेटर, तो आंसर हो जाएगा स्टील, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बोला मल्टीपल एकोज आर कॉल्ड, जो मल्टीपल एकोज है, देखिए मल्टीपल एकोज का मतलब क्या होगा, जैसे डीजे है, मान लीजिए यहाँ पे डीजे और इसका मुंह इधर से, एक डीजे यहाँ लगा दीजिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एक समय पे क्या होगा, मिल जाएगा, और एक बार आपका आवाज़ बहुत हाई हो जाएगा, एक बार कभी आपको आवाज़ कम सुनाई देगा। इसलिए डीजे कभी भी आमने सामने नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा इसको घुमा तिरछा कर दिया जाता है, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया जाता है, तिरछा लगा दिया जाता है, ताकि एको मिक्स ना हो। तो लेकिन मिक्स अगर हो रहा है, अगर मिक्स हो रहा है तो उस वाले जो साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बेशन कहते हैं, रिवर्बेरेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल है, बोला क्या है, एन एको ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस कैन बी हर्ड ओनली इफ इट रीचेज आवर हियर आफ्टर, मतलब किसी भी जो एको है हमारे कान तक जो पहुंचता है कितने समय तक के लिए हमें रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड के लिए वो रहता है हमारे कानों तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/10 ऑफ सेकेंड, इसको जब थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 सेकेंड आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड हमारा जो बोला है, एको ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस कैन बी हर्ड, मतलब एको साउंड का सुनाई देगा ओनली इफ इट रीचेस आवर हियर आफ्टर, मतलब 0.1 सेकेंड के बाद अगर वो आपके कान तक पहुंचता है तो एको सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, देखिए हाँ, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल आ गया, देखिए क्या बोल रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग 70 मीटर फ्रॉम अ हाई वॉल, एक लड़का है 70 मीटर स्टैंडिंग, मतलब 70 मीटर ये दूर खड़ा हुआ है, एक लड़का यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 70 मीटर। तो बोला आफ्टर हाउ मच टाइम इज़ एन एको हर्ड, मतलब एको जो है वो कितने समय के बाद वो सुनाई देगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 350 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो आपका क्या लीजिए क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड वी दिया है आपके पास 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
डिस्टेंस कितना दिया दे रखा है आपके पास 70 मीटर। आपको क्या निकालना है, आफ्टर हाउ मच टाइम, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, टाइम निकालने के लिए आपको एक फार्मूला देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एको, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आप कुछ आवाज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हेलो हेलो, यहाँ पे एक वॉल है, तो जाने में मान लीजिए अगर कुछ टाइम लगा है, अगर मान लीजिए 2 सेकंड लगा है, तो यहाँ पे टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगा भी। तो 2 सेकंड अगर जाने में लग रहा है तो फिर आने में भी तो 2 सेकंड लगेगा ना। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इस कंडीशन में, 4 सेकंड लग रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो अगर 70 मीटर वो साउंड अगर जा रहा है तो आने में भी तो 70 मीटर वो कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 70 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 मीटर, 140 मीटर। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बोलेंगे s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे होता है, एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और आपको अगर टाइम निकालना है, अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड नीचे में और डी ऊपर। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपके पास जो है, जो डिस्टेंस आपका आया है वो कितना आया है, आपका डिस्टेंस कितना आया है 140 आया है। तो इसलिए आपको अगर इसका निकालना है टाइम, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 350 आपका ऊपर है, सॉरी, तो आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के फार्मूला से निकाल सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, हमको स्पीड दे रखा है कितना, अगर सिंपली अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा कि नहीं। तो डिस्टेंस है 140 और टाइम है 350। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0, क्या करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 140 ऊपर है, नीचे है 350, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 टू जा 14, 7 टू जा 14 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो आ गया 20/50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 सेकंड के बाद वो आपको एको सुनाई पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ़ यू हेयर अ गन शॉट, अगर आप एक गन शॉट सुनते हैं 2 सेकंड के बाद, मतलब एक गोली चली, ठीक है, गोली चली और आपको 2 सेकंड के बाद उसका साउंड सुनाई दे रहा है, तो हाउ फार अवे द गन फ्रॉम यू, मतलब आप गन से कितने दूर हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके पास जो गन शॉट है टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। 2 सेकंड के बाद आपको क्या है, 2 सेकंड के बाद आपको सुनाई दे रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि एक्चुअल जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 सेकंड का होगा। एको के बाद आपको 2 सेकंड लग रहा है, तो पहले तो 1 सेकंड होगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है वो 1 सेकंड का है, हमारा टाइम 1 सेकंड का है, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाई टाइम। तो टाइम तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा बताइए। तो स्पीड है 330 और टाइम है 1, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 330 मीटर इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं फटाफट। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, साउंड का जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, डेसिबल भी बोलते हैं, आप डेसिबल बेसिकली याद रखिए, ठीक है ना। तो डेसिबल हो गया, साउंड को नापा जाता है इसमें, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश और फीबल साउंड फ्रॉम लाउड साउंड फ्रीक्वेंसी इज। याद रखिएगा कोई भी साउंड आपको मधुर तभी सुनाई देता है, मतलब फिजिबल, मतलब आपको सुनने में अच्छा तभी लगता है जब उसका फ्रीक्वेंसी जो है अधिक रहता है। जैसे लड़कियों का बोलने का जो फ्रीक्वेंसी होता है आवाज़ का, तो वो ज़्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए, ये एक मैं बना देता हूँ, ये एक फ्रीक्वेंसी मैंने बना दिया, और ये एक और बना देता हूँ मैं, लड़कों का आवाज़ नीचे वाला है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है इस कंडीशन में तो लड़कियों का आवाज़ मधुर लगेगा, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, तो लड़कों का फ्रीक्वेंसी बोलने का कम है तो थोड़ा लाउड हमें सुनाई देता है, उसी को पिचनेस बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर जितना ज़्यादा है तो मधुर उतना आवाज़ होता है, ठीक है ना। तो बोला है
कि फीबल साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज, तो क्या चीज़ को बोलता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पिचनेस। पिचनेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का, 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश विच एक मिनट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस और फीबल साउंड फ्रॉम लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए दो, एक हमारा साउंड है, ठीक है, 2 साउंड है और इसका क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी अगर है तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमारा डिफरेंस कर देगा साउंड के कैरेक्टरिस्टिक में, वो है पिचनेस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिस्क्राइब्स इट। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या बताता है? हमारा लाउडनेस को बताता है, स्पीड जो हमारा वॉइस उसका लाउडनेस को। अगर एम्पलीट्यूड, देखिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला ये, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है कि आवाज़ भारी होगा या कम होगा। या देखिए एक और बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। तो एम्पलीट्यूड अगर आयाम अगर ज़्यादा है तो आपका आवाज़ भारी होगा। जैसे गधा लोग का जो है, जैसे ढेंचू ढेंचू जो करता है गधा, अजीब किस्म का और ऐसे करके जो आवाज़ निकालता है, तो वो क्या है, पेट से एकदम आवाज़ निकालता है, तो उसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। वो क्या है, एम्पलीट्यूड आयाम उसका बहुत ज़्यादा है कि नहीं। शेर का आयाम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा इसका आंसर लाउडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बोला नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, नॉइज़ कब प्रोड्यूस होता है? तो इरेग्युलर, जब हमारा इरेग्युलर एंड नॉन पीरियोडिक वेरिएशंस होता है, मतलब कभी फ्रीक्वेंसी ऐसे जा रहा है, अचानक ऐसे चल गया, फिर ऐसे चल गया, तो इस कंडीशन में हमारा जो साउंड होता है वो एक नॉइज़ कहलाता है, एक शोर कहलाता है। लेकिन एक फिक्स अमाउंट पे, एक पीरियोडिक अगर हमारा जो है वेव बने तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा एक हमारा फीबल साउंड होता है, मतलब प्लीजेंट साउंड होता है। लेकिन इरेग्युलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन से हमारा जो आवाज़ प्रोड्यूस होगा वो एक नॉइज़ कहलाता है। अब बोला है द लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन, जो लाउडनेस है वो डिपेंड किस पर नहीं करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे तो करता ही है, आपको तो मैंने ये बता ही दिया कि ये चीज़ पे डिपेंड करता है लाउडनेस। तो बोला किस पे नहीं करता है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उस पर लाउडनेस डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ आवाज़ पतला आएगा या मोटा आवाज़ आएगा, बस इतना सब फ्रीक्वेंसी का मतलब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला पिच और श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो पिचनेस है, श्रिलनेस है साउंड के, डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिचनेस या श्रिलनेस, ठीक है। चलिए बोला है कि 2 वेव्स ऑफ सेम पिच, याद रखिए 2 वेव्स ऑफ सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस? क्या बोला क्वेश्चन? जो हमारा वेव है उसका जो सेम द 2 वेव द सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ समझिए, 2 वेव है, 2 साउंड वेव है और इसका जो पिच है वो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो है ऐसा, 2 का है, एक का बड़ा है, एक का छोटा है, एक का बड़ा है, एक का छोटा है, मतलब एक का 1 है तो दूसरा का 2 है, इस रेशियो में। तो बोला है लाउडनेस का जो इसका डिपेंड करेगा वो क्या हो जाएगा? तो लाउडनेस क्या हो जाएगा बताइए? तो लाउडनेस हो जाएगा ये ऑप्शन ए, 1:4 पे हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस, तो म्यूजिकल साउंड निकालता है। पीरियोडिक वाइब्रेशन अगर रेगुलर है तो म्यूजिकल बैंड बनेगा और इरेग्युलर अगर आ जाए तो वो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। शायद इसका ऊपर वाला क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं गया, मैं देख लेता हूँ, जरा देख लीजिए। इसका जो आंसर आया था वो क्या था? 1:4 आया था, ठीक है। अब बोला है विच फॉलोइंग नोट्स हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे हारमोनियम है, पियानो है, तो म तीव्र म एक की है, उसको उसका जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा होता है। जैसे 7 सप्तक होते हैं, सा रे गा मा प ध नि, ऐसा होता है। तो म का जो है, जो म है इसका फ्रीक्वेंसी
सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में इस टाइप का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप अच्छे से इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो में हड़बड़ी में अगर मैंने कोई एक गलत बता दिया होगा कोई क्वेश्चन, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।